गुड इवनिंग। हम आज अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में डिजिटल इंडिया के बारे में जिक्र करेंगे। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या होता है? सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए फ्लैगशिप क्या होता है। शिप यानी कि जहाज जो पानी में चलती है, और ऐसी जहाज जिस पे क्या लगा है? झंडा। किसका झंडा? जो नेवी का बेड़ा होता है उसका सर्वोच्च कमांडर होता है उसका झंडा। यानी कि एक जो नेवी होती है किसी देश की, उस नेवी के अंदर जहाजों का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप का लीडर कौन होता है? उसका कमांडर। और जिस जहाज पे कमांडर सवार होता है उस जहाज के ऊपर झंडा लगा रहता है। तो इसका मतलब उस पूरी नेवी में जो सबसे महत्वपूर्ण जहाज है वो जहाज है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? झंडा। कमांडर विद्यमान है, तो उस शिप को क्या बोलेंगे? फ्लैगशिप। इस शब्द को अब कई जगह पर यूज किया जाता है। जैसे कोई कंपनी है, वो अपना कोई प्रोडक्ट बाजार में बेचना चाहती है, कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई भी कार, कोई भी चीज, और वो जिस प्रोडक्ट को अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट घोषित करती है, इसका मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना या प्रोग्राम की। तो उनमें से फ्लैगशिप दर्जा कौन से प्रोग्राम या योजनाओं को मिलता है? जो सरकार की टॉप प्रायोरिटी पर है, जो बड़ा चेंज लेकर आएंगे, बड़ा रिफॉर्म करेंगी, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी। तो ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है ये भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कब से स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई 2015 से। तो अब 1 जुलाई 2026 को इसके 11 साल पूरे हो गए हैं, और इन 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने अब तक इस डिजिटल इंडिया मिशन से या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से हमने क्या क्या हासिल किया है उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की है। तो ये वाली जो चीज है अपने लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू सब में काम में आ सकती है। देखिए, हमने ये जो सीरीज शुरू की है करंट पर्सपेक्टिव में अलग अलग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट की, ये वो पॉइंट है जो आपको मल्टीपल जगह मदद करेंगे। अब इस थीम को कोई बच्चा अगर समझता है तो वो इसको महत्वपूर्ण तरीके से काम में ले सकता है। अगर हमारी अप्रोच वही वन लाइनर वाली, वन फैक्ट वाली बनी रहेगी तो वो अपने को ये चीजें बिखरी हुई दिखेंगी। लेकिन हम इनकी एक थीम डेवलप कर रहे हैं जिससे कि अलग अलग क्षेत्रों में आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी पड़े या प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन सोल्व करना पड़े, तो एक साथ में बहुत सारा मटेरियल आपको एक साथ उपलब्ध हो जाए उस टॉपिक से रिलेटेड। चाहे वो इकोनॉमी का है, चाहे वो पॉलिटी का है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, चाहे एनवायरमेंट का है या अन्य किसी सब्जेक्ट का है। तो इसलिए ये इस तरीके की चीजें अपने एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है, जहां से बहुत सारी चीजें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में अपने को मिल जाएंगी। तो डिजिटल इंडिया जो है वो 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ और 1 जुलाई 2026 को इसको 11 साल हो गए हैं। भारत सरकार की ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य है भारत के अंदर बहुत सारी चीजों को एक साथ साधना। जैसे पहला, गुड गवर्नेंस स्थापित करना। अब गुड गवर्नेंस से पहले अपने को यह पता होना चाहिए गवर्नेंस क्या है। तो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी लाभ, योजनाएं या नागरिकों का जीवन आसान करने के लिए सरकार के द्वारा जो सर्विसेज प्रदान की जाती है, जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, वो सारी किस में आती है? गवर्नेंस में आती है। चाहे नागरिक के लिए पासपोर्ट सेवा हो, चाहे वो जाति आधार प्रमाण पत्र हो, या और कोई भी बैंकिंग सेवा हो, या सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही हो, या सरकार के द्वारा अन्य किसी भी प्रकार से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जो सेवाएं दी जाती है, वो क्या कहलाती है? गवर्नेंस कहलाती है। और गवर्नेंस जो है वो अच्छी कब होगी? जब सरकार की ये सारी सेवाएं बिना किसी भ्रष्टाचार के, ट्रांसपेरेंसी के साथ, एफिशिएंटली, टाइम बाउंड तरीके से लोगों को उपलब्ध हो जाए। तो ऐसी वाली गवर्नेंस जो है वो क्या कहलाती है? गुड गवर्नेंस कहलाती है। हिंदी में इसको सुशासन कहते हैं। तो सरकार जो नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करवाना चाहती है, सेवाएं देना चाहती है, उसके बीच में बहुत सारे बैरियर और ऑब्स्टेकल होते हैं। उन ऑब्स्टेकल को पार करने में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल क्रांति और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, आईसीटी, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो एक तो डिजिटल इंडिया को लागू करने के पीछे गुड गवर्नेंस को स्टैब्लिश करना,
दूसरा नॉलेज बेस्ड, देश के नागरिकों को नॉलेज बेस्ड एक तरीके से एम्पावर करना, एनरीच करना। यानी कि पहले की तरह किसी बात के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसने ये कहा था, और सदियों से परंपरा चली आ रही है, और कोई आदमी गांव में बैठ के तुक्के मार रहा है कि भाई ब्राजील में तो 8-8 फीट के आदमी होते हैं। अब बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो वो गूगल करेगा और उस पर एक टाइप करेगा कि एवरेज हाइट ऑफ वुमेन इन ब्राजील, हाथों हाथ आ जाएगा कि भाई ब्राजील के लोग कोई अलग नहीं है। तो इस तरीके की पहले जो तुक्केबाजी आधारित, कथा कहानियों आधारित जो चीजें थी, उनके बजाय नॉलेज बेस्ड रियल जो नॉलेज है उस पर आधारित लोगों, वो कब मिल पाएगा? जब सभी के हाथ में स्मार्टफोन होगा और सभी के पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, और वो इसी डिजिटल इंडिया मिशन के तहत संभव हो पाया। इसी प्रकार जो है वो लोगों को एम्पावरमेंट, सूचनाओं तक पहुंच और विभिन्न प्रकार की सब चीजें, इसका तो इसका मतलब मल्टीपल इसके डायमेंशन है। चाहे वो गवर्नेंस के तहत सभी चीजों को शामिल करना हो, लोगों के नॉलेज को एनहांस करना हो, अवेयरनेस फैलाना हो, या फिर विभिन्न प्रकार के जो है वो एजुकेशन, हेल्थ, या फिर बिजनेस, सब चीजों में एक तरीके से फायदा करेगी। तो इस गुड गवर्नेंस के साथ साथ में बाकी सब चीजों में भी ये मदद करे। तो इस डिजिटल इंडिया के 9 पिलर बनाए गए थे। इन 9 पिलर को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले डिजिटल इंडिया को बनाना है तो आईटी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जिसमें मोबाइल फोन, टैबलेट या विभिन्न प्रकार के सेमीकंडक्टर आधारित चीजों का निर्माण करना। फिर ये उपकरण चल पाए उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके फाइबर ऑप्टिक्स या जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो सब तक पहुंचाना। भारत नेट फर्स्ट और भारत नेट सेकंड, जिसका उद्देश्य देश भर की ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है उसके थ्रू पूरे भारत की ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम 2,22,000 के आसपास ग्राम पंचायतों को जोड़ने का था, जिनमें से 2,15,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। यानी कि 97% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कवर किया जा चुका है, जिसमें ब्रॉडबैंड से ग्राम पंचायतों, मतलब ग्रास रूट लेवल तक इंटरनेट का पहुंचा करना। फिर उसके बाद में ई जो है वो गवर्नेंस वाली सेवाओं तक पहुंच के लिए जगह जगह पर ई मित्र जैसे, या जन सेवा केंद्र, या राजीव गांधी, या फिर आजकल अटल सेवा केंद्र विकसित किए गए। इसी प्रकार डाकघर जो हर गांव तक पहुंचे हुए, उनको डिजिटलाइज किया गया, उस तरीके के काम। फिर उसके बाद में जो एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के साथ साथ में जो पब्लिक डिलीवरी जो है सेवाओं की, उन सबको अलग अलग नो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे। फिर लास्ट में इन 9 पिलर पर बात करने के बाद में डिजिटल इंडिया के तहत सरकार ने क्या पाया और क्या पाया जाना बाकी है, उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, जैसे यूपीआई ने जीवन को आसान बना दिया, जैसे अपना जो है वो एक तरीके से जैम ट्रिनिटी, जिसमें जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों को जोड़ के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर है, उसको लेकर। इसके अलावा जो अपना बिजनेस में जो है वो एक तरीके से विभिन्न प्रकार के पोर्टल, जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर अप्रूवल लेने से लेकर अपना टैक्स क्लेम करने से लेकर विभिन्न प्रकार की चीजों को ट्रांसपेरेंट। इसी प्रकार एजुकेशन में दीक्षा से लेकर के और विभिन्न प्रकार के पोर्टल, अपार आईडी बच्चों और वो सब चीजें की। इसी प्रकार हेल्थ के अंदर जो वो ई टेलीमेडिसिन से लेकर विभिन्न प्रकार के पोर्टल, जिसमें वैक्सीनेशन और आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर सब चीजें डिजिटलाइजेशन पिछले दिनों अपन ने किए सारे, वो सब। इसके अलावा ई गति शक्ति, मोबिलिटी, कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या उपलब्ध है क्या नहीं है, वो सारी बातें, लॉजिस्टिक वगैरह सब, इसमें क्या क्या पाया गया है उसके कुछ एग्जाम्पल इसमें एक साथ में दिए गए हैं। तो अब इसको अपन इतने सारी चीजों में, मतलब 3 भागों में अपन इसको बांट के पढ़ेंगे। तो 11 साल पूरे हुए, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, फिर डिजिटल इंडिया के 9 पिलर क्या है, और फिर इन डिजिटल इंडिया के 9 पिलर के सारे पिछले 11 सालों में हमने क्या क्या अचीव कर लिया है, उसकी अलग अलग योजनाओं की जिक्र, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, कॉमर्स, या फिर लॉजिस्टिक्स से लेकर के एग्रीकल्चर से लेकर के सब क्षेत्रों में क्या क्या अपन ने पाया है, वो सब बातें करेंगे। तो 11 साल पूरे हो गए हैं पावर टू एम्पावर, इसमें 1 जुलाई को शुरू किया गया। इसका एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी, नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटली सशक्त करना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, यानी कि लोगों का नॉलेज बेस्ड जो इकोनॉमी है उसमें विकसित करना। पुरानी जो एक तरीके से रूढ़िवादी या ऐसे ही तुक्केबाजी में जो बातें करते हैं, उसके बजाय कॉन्क्रीट, सॉलिड, लॉजिकल जो है वो लोगों का माइंडसेट डेवलप करना, और फिर उसी के आधार सारे। एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो अलग अलग
मंत्रालयों और विभागों की ई गवर्नेंस पहल को एक साथ लाता है। अब ये भी नाम बहुत बार आता है, अम्ब्रेला प्रोग्राम। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है? एक छाता होता है, छतरी होती है। छतरी का काम क्या है? अपने को बचाने का काम करती है। किससे बचाता है? ये छाता कैसा बन गया? थोड़ा सा अलग तरीके का आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक विजन वाला छाता है ये, सिंपल छाता नहीं है ना? इसको ऐसे ही समझे। तो छाते के नीचे जो भी आ जाता है वो किससे बच जाता है? बारिश से, धूप से, विभिन्न प्रकार की दूसरी अन्य सब समस्याओं से। तो इसका मतलब भारत सरकार के इस छाते के नीचे अलग अलग मंत्रालय आए, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री एचआरडी है, वो अपने छात्रों को स्कॉलरशिप से लेकर के उनका विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभार्थी फॉर्म भरने से लेकर के उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके वो सारी चीजें। इसी प्रकार फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो फंड एलोकेशन से लेके बाकी सब काम। इसी प्रकार कॉमर्स मिनिस्ट्री है, व्यापार वाणिज्य के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो हेल्थ से रिलेटेड सेवाएं। इसी प्रकार सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, सब चीजें। इसी प्रकार एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो ये सारे मंत्रालय अपनी अपनी गवर्नेंस या सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराएंगे, और इन सबको जरूरत पड़ेगी किसकी? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो इन सारे मंत्रालयों की समस्याओं का समाधान एक तरीके से करता है। इसलिए ये क्या है? अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जो जिसके तहत बाकी सारे मंत्रालय चाहे कोई सा भी हो, और उनकी जो ई सेवाएं हैं यानी कि गुड गवर्नेंस वाला पार्ट है वो सब आ जाएगा। तो अलग अलग मंत्रालयों के सारे भाग इसमें आ जाएंगे। तो मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? जो है वो सुशासन, गुड गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी का यूज, ताकि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी बढ़े। इनोवेशन बेस्ड अप्रोच, डिजिटल इंक्लूजन। एक शब्द होता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड किसको कहते हैं? समाज में दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो जिनके पास डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं और उनका यूज करके वो अपने जीवन को आसान बना रहे हैं। दूसरे वो जिनके पास डिजिटल इक्विपमेंट नहीं है, वो उस तरीके से टाइम की चेंज के साथ में अपने आप को नहीं डाल पाएंगे। तो वो लोग जो डिजिटल सेवा का लाभ लेते हैं और वो लोग जो डिजिटल सेवा का लाभ नहीं ले पाते, उन दोनों के बीच में सोसाइटी में दो सेक्शन बन गए। उनको क्या कहा गया? डिजिटल डिवाइड। इसी प्रकार जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो लोग अनपढ़ हैं, तो पैसा तो है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, मोबाइल चलाना ही नहीं आता। दूसरा, जिसके पास मोबाइल है वो चलाना आता है। तो ये भी एक डिजिटल डिवाइड का उदाहरण हो गया। तो या तो गरीबी के कारण या अनपढ़ होने के कारण जो डिजिटल सेवाओं का लाभ नहीं लेते वो डिप्राइव्ड हैं, और जो लाभ लेते हैं वो एडवांस है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या कहा? डिजिटल डिवाइड। और डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, जो लोग यूज नहीं कर रहे उनको शामिल करवाने के लिए, उसको क्या कहेंगे? डिजिटल इंक्लूजन। इसको क्या कहेंगे? डिजिटल समावेशन। इसी प्रकार फाइनेंशियल सेवाओं का लाभ जिनको नहीं मिल रहा है, उनको बैंकिंग, बीमा, लोन, इन सेवाओं में ले आना, ये क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो वैसे ही इसके अलावा कैपेसिटी डेवलप करना, कौशल विकास, यानी कि सब जगहों पर डिजिटल टेक्नोलॉजी अच्छे से काम कर पाए उसके लिए, और साथ में लोग यूज कर पाए स्किल। और इसके अलावा डिजिटल बेस्ड जो नवाचार है, उद्यमिता है या एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको विकसित करना इसके मूल उद्देश्य है। तो अब 9 पिलर कौन कौन से हैं? सबसे पहले सब जगहों पर ब्रॉडबैंड का विकास किया जाए। इसी के लिए भारत नेट आएगा, भारत नेट फर्स्ट, जिसमें उद्देश्य क्या? हर ग्राम पंचायत को, लगभग 2.20 लाख ग्राम पंचायत या 22 लाख ग्राम पंचायत हैं जिनको ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू जोड़ना है। इसमें कितना किया जा चुका है? 2.15 लाख। दूसरा, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, सब जगहों पर जहां जाए मोबाइल टावर स्थापित करना और उसमें 4G 5G इंटरनेट चल पाए, ये व्यवस्था करना। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, जिसमें ई मित्र के माध्यम से, डाकघरों के माध्यम से या पब्लिक जगहों पर जहां हॉटस्पॉट है उसके थ्रू लोग व्यक्तिगत तौर पे या डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए सब जगहों पर इंटरनेट उपस्थिति हो। ई गवर्नेंस, यानी कि जो एक तरीके से डिजिटल सेवाओं के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर, जाति प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर, बिजली का बिल भरने से लेकर के पासपोर्ट, आधार को अप्लाई करने से ले, वो सारी ई गवर्नेंस सेवाएं इसके थ्रू। ई क्रांति, पहले जो एक तरीके से फिजिकल यानी कि भौतिक रूप से चीजें की जाती थी, जैसे किसी जगह पर कागज, तो फिजिकली उस कागज को भेजना है। आज डिजी लॉकर के माध्यम से आपके पास पहले से सत्यापित आपके डॉक्यूमेंट है, उनका सॉफ्ट कॉपी भेज दो। इसी प्रकार पहले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या कुछ भी डॉक्यूमेंट लेना है, आजकल आप जाओ हॉस्पिटल में और उसकी जांच जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर आ जाती है। तो फिजिकल से डिजिटल चीजें जो सब जगहों पर है, ई क्रांति उसको कहा गया। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, पहले क्या होता था कि कौन सी मिनिस्ट्री में, कौन सी विभाग में क्या योजनाएं चल रही है, सरकार का क्या विजन है, कितने लाभार्थी है, वो सब चीजें
आरटीआई के थ्रू मांगना पड़ता है, या सरकारों के अंदर कागजों में, फाइलों में वो दब के रह जाती थी। अब हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, तो सबके लिए सरकारी योजनाएं, सब चीजों की सूचना उपलब्ध होती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, भारत मोबाइल निर्माण में चाइना के बाद में दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। तीसरा आईटी जॉब्स, भारत के अंदर लगभग 26 लाख आईटी बेस्ड प्रोफेशनल्स हैं जो एक बड़ी वर्कफोर्स का हिस्सा बनाते हैं। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ये अर्ली हार्वेस्ट, हार्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, काटना या उसको प्राप्त करना। तो जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया तो उसके तहत शुरुआत में ही कुछ सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाए, उसको अर्ली हार्वेस्ट कहा गया। जैसे जो सरकारी ऑफिसेज हैं उसके अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिया। तो पहला सुधार तो सरकार के विभागों में यही हो गया कि कर्मचारी को टाइम पर आना पड़ेगा। तो ये डिजिटल इंडिया का इमीडिएट लाभ है। इसी प्रकार जो वो एक तरीके से मैसेज के माध्यम से किसी जगह पर आपकी कोई फाइल है वो किसी सरकारी विभाग में और वो कहीं पर प्रोग्रेस धीरे धीरे कर रही है, तो आपको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपकी फाइल की कितनी प्रोग्रेस हुई वो टाइम टू टाइम जानकारी देना। या इसी प्रकार जो आप पहले आधार के लिए या अन्य चीजों के लिए या किसी भी पहचान पर के लिए जो जाते थे उसकी बजाय अब डिजिटल हो गया। या फिर बिल बिजली का पहले घंटों घंटों लाइन में रख के बिजली पानी या टेलीफोन का बिल जमा कराते थे, अब वो आपको, या यूपीआई, ये ऐसी चीजें हैं जो शुरुआती दौर में ही इसका लाभ देने लग गई। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो बेसिक पूरा होने के बाद धीरे धीरे अपना असर दिखाएंगे। जो शुरुआती असर दिखे उनको क्या कहा, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ये सारे इसमें हुए। तो ये 9 पिलर हैं, इनमें जो है वो अपने को क्या क्या अभी तक अपने प्राप्त किया है उसकी कुछ जानकारी दी है। तो सबसे पहले ब्रॉडबैंड हाईवे में 2,22,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ना था ब्रॉडबैंड से। इनमें से जनवरी 2026 तक कितनी जुड़ चुकी हैं, यानी कि 97% पंचायतें जुड़ चुकी हैं। और देश में लगभग 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आवश्यक होती है। फिर दूसरा, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस। तो ब्रॉडबैंड के जो सब्सक्राइबर हैं जिनको 4G 5G के माध्यम से हुए उनकी संख्या 106.58 करोड़ हो चुकी है, यानी कि लगभग हर परिवार के हिसाब से देखा जाए तो हर परिवार में एक से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस समय है जो फास्ट स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो अपने पब्लिक के इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम 6.5 लाख से ज्यादा सामान्य सेवा केंद्र, जिसमें ई मित्र से लेकर अटल सेवा केंद्र से लेकर विभिन्न प्रकार की जो ग्रामीण और जो बहुत दूर दराज के एरिया है उसमें इंटरनेट के माध्यम से ई गवर्नेंस का लाभ लेने के लिए। और डाकघर भी जो है वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, 1.6 लाख इतने किए गए। ई गवर्नेंस में पेपरलेस और एकीकृत जनता केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देना, जिनमें पहले हर चीज का अधिकारी का साइन होकर के आपको कोई कागज मिलेगा तभी उसका प्रमाण पत्र होता था, आजकल डिजिटल कॉपी मिलती है, उसी के माध्यम से सारी चीजें, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या फिर और कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो। ई क्रांति, जिसमें फिजिकल से डिजिटल गवर्नेंस की ओर ये सब काम किया गया। हॉस्पिटल संजीवनी जो दवा वगैरह की सुविधा, ई कोर्ट के फैसले वगैरह उनकी कॉपी सब आजकल ऑनलाइन मिल जाती है। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, जिसमें माई गवर्नमेंट और ओपन गवर्नमेंट डाटा जैसी नागरिक पहल, जिसमें सरकारी कार्यक्रम सेवाओं से रियल टाइम जानकारी प्राप्त, क्या हो रहा है, कितना हो गया, कितना होना बाकी है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पहले 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ था वो 12 लाख पे पहुंच गया है और मोबाइल उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा भारत बन चुका है। फिर उसके बाद आईटी जॉब्स, भारत के अंदर लगभग साइबर सिक्योरिटी और एआई आधारित भूमिका में 26 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। और उसकी वजह से हम जो वो नेस्कॉम एक जो संस्था उसके अनुसार 2025 में अपना टोटल रेवेन्यू जो विदेशों से सॉफ्टवेयर वगैरह की सर्विस देते हैं उसमें 283 अरब अमेरिकी डॉलर राजस्व इससे हो रहा है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम जो डिजिटल इंडिया के शुरुआती लाभ है उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सुरक्षित सरकारी ईमेल, पब्लिक वाईफाई, ई बुक्स, एसएमएस आधारित सेवा, मौसम चेतावनी, ये सब जो है वो शुरुआती इससे लाभ मिलने शुरू हो चुके हैं। वो सारे 9 पिलर इसके बारे में बात की। अब उसके बाद इन्होंने अलग अलग ली कि डिजिटल इंडिया आने के बाद में कैसे ई गवर्नेंस में या सरकार की योजनाओं को ज्यादा बेहतर प्रभावशाली तरीके से काम में लिया जाने लगा। जिसमें पहला उदाहरण क्या है, जैम ट्रिनिटी। ट्रिनिटी किसको कहते हैं, जहां पर 3 चीजें एक साथ मिलकर कोई बेहतर प्रभाव कर रही है। तो इसमें जनधन, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो वो लोगों का जनधन बैंक में अकाउंट खोला गया। अब बैंक अकाउंट क्यों खोला गया, क्योंकि सरकार के द्वारा जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसी को पेंशन देनी है, स्कॉलरशिप देनी है,
प्रीमियम बीमा की राशि चुकानी है या लोन देना है, जो कुछ भी सरकार के द्वारा नगद पैसे का लेन देन किया जाना है, उसके लिए बैंक खाता होना आवश्यक है। तो शुरुआत में बैंक खाते थे नहीं, अब जनधन बैंक खाते, जिसमें क्या लोग क्यों नहीं खाते खुलवा देते, क्योंकि खाता खुलवाओगे तो पैसा रखना, मिनिमम अमाउंट रखना, फिर उसकी मेंटेनेंस के पैसा रखना, तो जीरो बैलेंस पर बिना किसी मेंटेनेंस चार्ज के जनधन अकाउंट खुलवाए गए। उसका उसको जोड़ा गया फिर आधार कार्ड से, और वही आधार कार्ड के ऊपर बेस सरकार की योजनाओं के लिए एलिजिबल जो लाभार्थी उनसे जोड़ा गया, और साथ में फिर किससे जोड़ दिया गया, मोबाइल से। तो मोबाइल पे मैसेज आता रहता है, सब चीजें, तो इसको क्या बोल दिया, जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी, जिससे सरकार की योजनाओं, चाहे वो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा सीधी दी जाने वाली महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को दी जाने वाली राशि हो, वो सब इससे बेहतर तरीके से हो पा रही है। उसके बाद डीजी लॉकर, जो पहले कागज लेके हर जगह पर पहुंचते थे, उसको अटेस्टेड करवा के, प्रमाण पत्र करवा के, वो सब अब जो है वो कोई भी व्यक्ति अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको डीजी लॉकर में जो वो डिजिटल फॉर्म में रख सकता है, और उनकी भी वैधता या प्रमाणिकता उतनी ही होती है जितनी फिजिकल होती है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से उनको होगा। फिर यूपीआई, दुनिया का सबसे तेज पेमेंट जो है वो अपने यहाँ पर, दुनिया की जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसका 50% ट्रांजेक्शन अपने यहाँ पर होता है। अपनी तारीफ बहुत सारे लोग कर चुके हैं, फ्रांस एवं प्रधानमंत्री वो आए थे वहां पर, उन्होंने भी तारीफ की। कंबोडिया ऐसा 9वां देश है जो यूपीआई पेमेंट को स्वीकार करने वाला देश बन चुका है। उसके बाद में जो वो सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म अलग अलग, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें डॉक्टर वगैरह का अपॉइंटमेंट या कुछ भी करना है वो ऑनलाइन, या फिर जांच वगैरह की लेबोरेटरी में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल के अंदर कहाँ क्या क्या है, ई ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में कितना ब्लड है, कितनी उपलब्धता, कौन से ग्रुप का है, वो सारी जानकारी। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, जहां पर 48 से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं और इनको जोड़ा, अलग अलग डॉक्टर या फिर मिडवाइफरी या नर्सेज, कंपाउंडर जुड़ते हैं, किस एरिया में कितने उपलब्ध हैं और कौन अपनी सेवा देने का इच्छुक है, वो सब यहाँ पर। आरोग्य सेतु जो है वो कोविड-19 के दौरान बनाएगी, जिसमें पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है, उसके थ्रू पेशेंट को ट्रेस करने या ट्रैक करने से संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो जानकारी मिल पाती। उसके बाद कोविड का वैक्सीनेशन हुआ या नहीं, उसको लेकर के प्लेटफॉर्म, 220 करोड़ से अधिक डोज। फिर टेली मानस, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सुविधा देने वाला। फिर मादक पदार्थों के लिए जो है वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके कहां पर ये बिक रहा है, क्या हो रहा है, या फिर कोई लोग छोड़ना चाहता है इस नशे पते को, तो उसको एक तरीके से परामर्श देने के माध्यम से नशा मुक्ति, तस्करी वगैरह को, इन सब को जो है वो मदद करने के लिए या इसके नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उस तरीके के काम करने वाला एक जो है वो प्लान। फिर व्यापार वाणिज्य से संबंधित या जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहां पर एक तरीके से ई कॉमर्स वाली जो एक तरीके से सरकार के जो स्कीम है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप या छोटे वाले ग्रुप हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो ये प्लेटफॉर्म है। इसमें ओएनडीसी जो अलग अलग छोटी छोटी ऐप होती है, उन सारी ऐप को, कल अपन ने बात की थी सहकार वाले केस में, उससे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले केस में अपन ने बात की थी महिलाओं के लिए सी लिप्स वाले में, तो उस टाइम पर भी बात की थी। ओएनडीसी के तहत वो सी लिप्स जो है वो एक मोबाइल पोर्टल और जो वो शक्ति संग्रह है उसके अंदर किया गया। तो वो कुल मिला के जो छोटे और मार्जिनल सेक्शन के एमएसएमई है या फिर सहकारिता वाले या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके प्रोडक्ट को देश विदेश तक प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने वाला एक फॉर्म। फिर एग्रीकल्चर में एग्रीस्टेक, जो विभिन्न प्रकार के कृषि सेवा है उनको डिजिटली और ज्यादा प्रभावी बनाना, जिसमें किसानों की कंसल्टेशन से लेकर के और बाकी सब चीजें जो है वो एग्रीकल्चर को ज्यादा बेहतर साइंटिफिक बनाने, बीज या फिर फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, मौसम की जानकारी, कौन सी फसल का चयन, सब चीजों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर दीक्षा, शिक्षा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, स्कूली शिक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण, इसमें सारी ऑनलाइन डिजिटल जो है वो किताबें या फिर शिक्षण सामग्री सब चीजें इस पे उपलब्ध है। फिर स्वयं कोई व्यक्ति जो वो खुद पढ़ाई करना चाहता है, स्कूल वगैरह में नहीं जा पा रहा है, कोई काम करता है या अलग तरीके से, तो 9वीं से लेकर पीजी यानी कि एमए एमएससी करने तक सारे उसके ऊपर ऑनलाइन निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। और जो वो इसके अंदर जनवरी 2026 4400 टाइप के अलग अलग जो है वो सिलेबस या यूं कहें वो
एक तरीके से उपलब्ध है। कोई आदमी पढ़ के इनके थ्रू सिर्फ पेपर दे और उसको डिग्री मिल जाएगी, पीजी तक की डिग्री वो कर सकता है। स्वयं प्रभा के 48 डीटीएच चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रों तक शैक्षिक सामग्री या लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं और फिर वो सब तक पहुंचाए जाते हैं। पीएम ई विद्या, जिसमें कम्युनिटी रेडियो और वो सब चीजें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसी प्रकार अपार आईडी जो बच्चों के लिए एक डिजिटल एक तरीके से शैक्षणिक पहचान है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी एक आईडी बनती है जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनता है, वैसे ही जो बच्चे पढ़ रहे हैं कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट कितना, वो सारी बातों के लिए अपार आईडी बनाने की बात कही गई। इसी प्रकार स्किल डेवलपमेंट से पीएम जी दीक्षा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जो विभिन्न प्रकार के डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाता है। फिर ये जो वो छोटी छोटी स्कीम अपनी इंडिया एआई मिशन और उन सबको शामिल किया गया है। फिर उमंग के बारे में भी जो है वो सिंगल डिजिटल गेटवे और हजारों सरकारी सेवाओं को एक साथ, कल परसों भी अपन ने जिक्र किया था उमंग का। इसी प्रकार जीएसटी की फाइलिंग करने के लिए नेटवर्किंग और उससे संबंधित पोषण ट्रेकर जो आंगनवाड़ी वगैरह में जो चल रहा है, बच्चों को कितना पोषण मिला, कितना किस एरिया में कुपोषण, हाइट कितनी, स्टंटिंग, उनसे संबंधित। फिर लॉजिस्टिक के लिए पीएम गति शक्ति योजना, जिसमें सारे जो लॉजिस्टिक पार्क से लेकर के कितनी गाड़ियां और कौन से हाईवे क्या सब चीजें हैं, इन विभिन्न मंत्रालयों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। माई भारत जो युवाओं को जोड़ने से संबंधित, अपने पिछले दिनों इसके ऊपर भी जो किया था कि उत्तराखंड और चाइना से लगते बॉर्डर एरिया के अंदर युवाओं को जोड़ के और जो वो एक तरीके से सृजनात्मक कार्यों में शामिल करवाने से संबंधित बात है। ये सारी बातें हैं जो अलग अलग टाइम पर अपन करते हैं, उनको सबको एक साथ में अम्ब्रेला कार्यक्रम जिसका नाम है डिजिटल इंडिया, उसके तहत लाया गया। अब ये सवाल सोल्व करके दिखाओ डिजिटल इंडिया के अंदर क्या चीज है? अरे सी ऑप्शन नहीं आएगा, ब्लू इकोनॉमी इसमें शामिल नहीं है। अब मेंस के हिसाब से जो सवाल बनते हैं उसके ऊपर देखो, दिखाओ अच्छे सवाल बनते हैं डिजिटल इंडिया पे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट को नई दिशा दी है। इस केस में जैम ट्रिनिटी, यूपीआई, डिजी लॉकर और ओएनडीसी जो कॉमर्स, ये जो ऑनलाइन कॉमर्स के ऊपर में, उसके जो वो संदर्भ में स्पष्ट करो। या डिजिटल इंडिया केवल कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म या चेंज का एक टूल बन गया है। अच्छी और बुरी बातें, क्या पाया और क्या खोया, कितना और पाया जाना है, उसका वर्णन करना है। इंग्लिश में भी ये सवाल दोनों लिख के देखें एक बार, एक ठीक ठाक सवाल बनते हैं। बट इसके साथ अगर हम वैल्यू एडिशन करें, इंफॉर्मेशन इसको पैक्ड करें, तो अच्छे नंबर स्कोर किए जाते हैं। देखिए एक चीज ये समझो कि ये दूसरे वाला जो सवाल है ये दिखने में बहुत ही जर्नलाइज नेचर का है, और जो जर्नलाइज नेचर के सवाल होते हैं उनमें नंबर स्कोर करना अपने आप में चैलेंजिंग होता है कि उसको डिजाइन कैसे किया जाए, इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए, कंटेंट क्या लिखे, कंक्लूड कैसे करें। तो इसके लिए अपने पास एक सेफ रास्ता बचता है, और वो लगता है कि इसको इनफॉर्मली इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिच कर दो, यानी कि बम्बार्डमेंट ऑफ डाटा, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कर दो। फिर उससे क्या है कि वो कंपनसेट हो जाता है कि भाई जानता सब कुछ है इस बच्चा इस बारे में, चाहे उसकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज या फ्रेमिंग में इधर उधर हो जाए, लेकिन अपने पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फैक्ट खूब सारे हैं, तो अपना वो आंसर जो है वो उसको कंपनसेट कर लेता है। आरपीएससी लव फैक्ट्स। उस आरपीएससी को जितने ज्यादा फैक्ट, जितने ज्यादा रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, जितने ज्यादा रिलीवेंट कीवर्ड आपके आंसर में होंगे, उतने ही ज्यादा नंबर आप बटोरते चले जाओगे। तो मिलते हैं कल अपन किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।